जय हिंद साथी। ये हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की एमसीक्यू की लगातार दूसरी क्लास है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट में सेकंड है, इसमें लगभग 43 क्वेश्चन है और ये आपको प्रैक्टिस करना। देखो, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, उनको कोई क्लास मिस नहीं करना है, मेरी सलाह मान लेना। यदि आप कोई भी, मैं कल और थोड़ा एक मेरा पर्सनली मुझे बाहर जाना है किसी इसी परिवार विवाद के संबंध में, और मैं परसों से फिर से 3 से 4 क्लासें आप लोगों की परमानेंट स्टार्ट कर दूंगा। मैं बाकी सारे जितने भी केस है मैंने लेना बंद कर दी है 15 मई तक, और उस तक हम लोग 3 से 4 क्लास लेंगे और कोई भी साथी हमारा कोई क्लास मिस नहीं करेगा। यदि आपकी क्लास कोई मिस होती है, फिर ऐसे मिस होती चली जाएंगी, फिर आप लोग पिछड़ जाएंगे। तो जो भी क्लास है कम से कम आप लोग को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और फिर हमारा जब भी पेपर होगा उससे 5 से 7 दिन पहले मैं आप लोगों को बेस्ट आंसर के PDF उपलब्ध करवाऊंगा, फिर आप वहां पर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेरे साथ क्लास में पढ़ना, और यहाँ मैं थोड़ा समझाऊंगा तो आपको कुछ चीज़ें, देखो जब हम लोग कोई इतिहास या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसको थोड़ा समझेंगे तो फिर हम लोगों को वो विशेष लंबे समय तक याद रह जाती है। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो कोई भी चीज़ यदि आप GS में पढ़ें विशेष तौर पर, तो उसमें समझते हुए पढ़ें तो आप लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सकती है। मानव की जन्मस्थली माना जाता है और मानव जाति का पालक किसे कहा जाता है। देखो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले मानव की जन्मस्थली या मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो ये थोड़ा PDF में डिस्टर्ब है, इसलिए ऑप्शन अलग है। तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का आदि पूर्वज माना जाता है। किसे माना जाता है? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। देखो, आपने होमोसेपियंस सुना होगा, तो होमोसेपियंस में जो अभी आधुनिक मानव है उनको बोला जाता है। ये हमारे पूर्वज जो आदि पूर्वज थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला जाता है इनको। भारत में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? ये हमारे नर्मदा घाटी के दक्षिण में लगभग 60 किलोमीटर वहां पर मिले हैं। किस मानव को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? देखो, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। थोड़ा मिस्टेक हो जाए यदि किसी PDF में टाइप करने में, तो उसमें आप लोग अपने आप से सुधार कर लिया करो। तो इसमें हमारा होमो इरेक्टस, आग का श्रेय किस मानव को दिया जाता है? ये ऐसे देखो, आग, हवन कुंड, कौन से देवता, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों से और प्राचीन परंपराओं से ज्यादा जुड़ते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का कोई, देखो, संभावना तो GK का कोई, मैं बताऊं, सिलेबस का कोई अंत तो है नहीं है, कहीं पर भी कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे हम लोगों को हर वो छोटी जो हमारे धार्मिक ग्रंथों से थोड़ा समान या मतलब संबंध रखते हो या समानांतर हो, तो जैसी चीजों को हमको पता होना चाहिए। तो ये होमो इरेक्टस को 2 चीजें आप लोगों को पता चल गई। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, देखो, होमोसेपियन। आ गया ये अगला प्रश्न। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिला है? ये आपको हथनोरा नर्मदा घाटी में मिला है। जितने भी ये प्रागैतिहासिक और पुरापाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ऐसे कुछ भी नाम आपको मिलेंगे यदि, तो ये हमारे अभी नर्मदा घाटी के आसपास मिलेंगे। ठीक है। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य था। ये आपको देखो, पुरापाषाण कालीन एक अलग कार्य होता है। फिर हमारा, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाएंगे, वहाँ कार्य बदल जाएगा। फिर उसके और आप वैदिक युग में आ जाएंगे, वहाँ कार्य और भी बदल जाएगा। फिर आप उसके बाद आ जाएंगे तो उसमें फिर हमारा जैसे ही लोह युग आ जाएगा, उसमें हम लोगों को कुछ और कार्य हो जाएगा। तो इसमें हमारा शिकार करना था, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य। अब आ जाएंगे हम लोग मेसोलिथिक संस्कृति का प्रागैतिहासिक चित्रकला। देखो, मेसोलिथिक संस्कृति और प्रागैतिहासिक चित्रकला महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ है? ये आप लोगों को मध्य प्रदेश में है। इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला यहाँ पर चित्रित है और मेसोलिथिक संस्कृति का भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। तो ये आप लोगों को विशेष तौर पर मुझे लग रहा है पता होना चाहिए। किस काल के लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? अब बताओ, अंत्येष्टि संस्कार आप लोगों के 16 संस्कार में पता ही होगा सबको कि अंतिम संस्कार है। तो किस काल के लोग परिचित हुए? तो मध्य पाषाण के लोग अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। ठीक है, D ऑप्शन। किस काल के
किस काल में मानव ने जानवरों को पालतू बनाया और किसे? पुरापाषाण गधों को, मध्यपाषाण घोड़े को, मध्यपाषाण भेड़ को, नवपाषाण कुत्तों को। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक है। और इसलिए बनाया कि जब मानव उस समय के लोग शिकार करने जाते तो वो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, और साथ में उसके रात में जब यहाँ पर वो भी गुफाओं में और यहाँ पर रुकते थे तो वहाँ रात में सोने के समय उसकी रक्षा करने के लिए, इसलिए सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया है। विशेष तौर पर याद रखना है, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को कंफ्यूजन होने की ज्यादा संभावना थी, इसलिए मैं ये प्रश्न लेके आया। किस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? देखो, एक होता है हमारा खाद्य संग्राहक मतलब भोजन एकत्रित करना, और एक होता है भोजन के लिए जो सामग्री वो हमारा उत्पादन या उगाना। तो ये नवपाषाण काल में हमारा उत्पादक बना है मानव, और खाद्य संग्राहक हमारा पुरापाषाण काल में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यहाँ पर कंफ्यूजन है। अनाज कई लोग हमारे साथी जुड़े होंगे किसी विशेष क्षेत्र, तो वो अनाज को जानते होंगे गेहूं, लेकिन अनाज एक होता है, अनाज की किस्में होती हैं कई अलग प्रकार की। देखो, एक मोटा अनाज होता है, एक सादा अनाज होता है। तो मोटे अनाज में जो पोषण युक्त तो चीजें होती है उसको मोटा अनाज बोलते हैं, वो एक साधारण जो होता है उसको अनाज बोलते हैं। जैसे गेहूं अनाज में आता है, चावल अनाज में आता है, बाजरा अनाज में आता है, जौ अनाज में आता है। देखो, जौ को किसी क्षेत्र में एक आम भाषा में जवा भी बोलते हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर जौ ही चलता है। तो हमारा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं एवं जौ की खेती में सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान। अभी पहले हमारे भारत का ही था, लेकिन जैसे बंटवारे के बाद तो अब वो पाकिस्तान में आने लगा है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा पूरा उपमहाद्वीप, जो हमारा पूरा देश की उसकी संस्कृति। तो अभी आप पाकिस्तान में नहीं समझना, ये भारत ही में हमारा समझ लेना है कि भारत ही में था। यदि कोई पूछ दे विशेष तौर पर और मेहरगढ़ पाकिस्तान डाल दे तो आपको जरूर इसी को लगाना है। दक्कन की राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। ये दक्कन हमारी दक्षिण भारत की बात होने लगी, और यहाँ नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। यहाँ से नवपाषाण युग में मवेशी मतलब पशु रखने लगे थे, पशुपालन होने लगा था। तो यहाँ से दक्कन के राख के टीले को अवशेष यहाँ से मिले हैं। मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए, सवाधानों, ये थोड़ा गलत हो गया है। मानव सावधानों में मिस्टेक हुआ है टाइप में, सवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज होम, यहाँ पर कुत्ते मिले थे। कई जगह हमारे मेहरगढ़ निकल गया, वहाँ पर जो सवादानों में बकरियां भी दफनाई जाती थी। अब ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं इतिहासकार कि कुत्ते, शायद ऐसा उन लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी मानव को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो साथ में कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो सबसे ज्यादा पालतू पशु प्यार करता हुआ और साथ में मृत्यु होती होगी, तो इस दर्द से या साथ ही ज्यादा विशेष प्यार संबंधी मानते हुए ऐसा कर दिया जाता है। वो अपना अपना देखो दिमाग से विचार लगाना कि आखिर क्या हो सकता है। तो ये बुर्ज होम हमारा जम्मू कश्मीर में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है, ये तांबा है, ये विशेष तौर पर याद रखना है। सबसे पहले तांबा, कहीं धोखे में आप लोग सोना चांदी इसमें मत लगा देना। मानव द्वारा ताम्रपाषाण काल के लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? देखो, ये उत्तर से दक्षिण, जो अभी आप लोग यदि उत्तर भारत में रह रहे हो तो कई जगह मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने विशेष तौर पर उत्तर से दक्षिण यही प्रथा देखी है, और ये महाराष्ट्र में पता चला है। महाराष्ट्र में ऐसे कई हम लोगों को सवादान या कई ऐसी वो मिले हैं कब्रें, तो उत्तर को में सर है और दक्षिण में पैर किए हुए। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसी अंतिम संस्कार की कोई विधि या कोई परंपरा चली आ रही होगी इसी से। भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ? ये देखो, लगभग 1300 ईसा पूर्व है, और जैसे वैदिक युग निकलता है उत्तर वैदिक युग शुरू होता है, यहाँ से हमारा कृषक समय शुरू हो जाता है। इतिहासकार कई लोग यहाँ हम जैसे कृषक पशुपालक ये लोग शुरू होते हैं, तो यहीं से हमारे कृष्ण जी की शुरुआत, जो भी हमारी कृष्ण लीला है यहीं से शुरुआत मानते हैं। इतिहास और धार्मिक ग्रंथ, इनको देख लेना, एक मिलाते चलना आप लोग, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि आखिर वास्तव में है क्या।
हड़प्पा सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीय क्रांति कब मानी जाती है? देखो, एक तो नगरीय क्रांति, यहाँ से एक आप लोगों ने प्रश्न समझ लेना है कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय क्रांति, ठीक है, या बेहतर नगर नियोजन माना जाता है। और तो दूसरी हमारी नगरीय क्रांति वो मानी जाती है गौतम बुद्ध के समकालीन लोहे तकनीक के प्रसार से। यहाँ जैसे ही मानव लोहे से परिचित हुआ और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे हथियार या जो हल ऐसे उपकरण प्राप्त होने लगे, तो यहाँ से फिर ज़्यादा जंगल साफ हुआ, खेती किसानी और उत्पादकता बढ़ी और फिर ऐसे ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ द्वितीय नगरीय क्रांति यहाँ से मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता हमारे प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है इसको। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये सर्वाधिक है। एक मैंने तकनीक बताई थी कार्बन 40, इसी से सब आकलन किया गया है और सबसे ज़्यादा 2500 से 1750, ये लगभग 750 वर्ष का काल माना जाता है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी? ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता, ये सभी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये सोरकोटड़ा गुजरात में है, यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। थोड़ा यहाँ पर आप बैलों से, घोड़ों से और एक सींग वाले बैलों से इनसे परिचित होंगे। हड़प्पा काल की मुद्रा में किस धातु का उपयोग? ये सेल खड़ी, और यहाँ की जो मैं इसलिए अब ये जोड़ रहा हूँ, वर्गाकार होती थी एक, ठीक है, यहाँ की मुद्रा। और यहाँ पर एक श्रृंगी पशु, मतलब जिस पशु का एक सींग होता था, ऐसे पशु की आकृति उस पर मुद्रा पर उकेरी गई है। तो यहाँ से लगता है कि यहाँ पर हम पशु पूजा ज़्यादा प्रधान रही होगी उस समय हड़प्पा कालीन जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग की थी, इसको आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। मैं पिछली एक प्रश्न आया था उसमें आप लोगों को, लेकिन कांस्य युग की आप लोगों को प्रश्नों में जरूर याद रख लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, देखो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। बाकी आपको सारा कुछ व्यवसाय व्यापार ही नहीं मान लेना, क्योंकि जब तक वहां पर कोई उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार कहाँ से होगा। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, लेकिन मुख्यतः जो ज़्यादा निर्भर रहते थे वहाँ के लोग वो व्यापार पर थे। हड़प्पा निवासी थे, ये ना तो खाना बदोश, यदि खाना बदोश आप लोग ना जानते हो तो इसको घुमंतू लोग बोलते हैं, कि जो जहाँ रुके वहाँ पर खाया पिया कृषि की और 1-2 महीने बाद तो फिर वहाँ से निकल गए अपना। तो ये खाना बदोश जनजाति आप लोग जानते हो कि जंगलों में रहते हैं, ग्रामीण नगरी। वहाँ नगरीय व्यवस्था, शहरी नगरी आ जाए या शहरी आ जाए, ये विशेष से समझ लेना, बिल्कुल भ्रम में नहीं हो जाना है, दोनों एक ही है। तो नगरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये हमारा कपास में थे। आप लोग मुद्रा, औजार, अनाज, इसमें कुछ नहीं लगा देना है। यदि सर्वप्रथम थे ये समझ लेना है। देखो मुद्रा कैसी थी, कौन सा था उसमें, आप लोग बैल के अवशेष कहाँ मिले हैं, हल के जुते हुए खेतों का हल कहाँ मिला है, और किसका मतलब सबसे पहले किसका उपयोग किया, अनाज का तो जौ का किया। अब हड़प्पा वाले कपास का कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ये देखो, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर होता है बंदरगाह, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ये लोथल आप लोगों को पता होगा गुजरात में है, और देशपुर और सोरकोटड़ा ये भी बंदरगाह है, लेकिन इसकी सामने ये मतलब छोटे हैं। ये हमारा प्रमुख है सिंधु सभ्यता का लोथल। तो ये लोथल बंदरगाह गुजरात में है। ये पत्तन नगर आ जाए तो आप लोग भ्रमित मत हो जाना है, पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के लोग नाप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? ये लोथल में ही हुई है, लेकिन लोथल में पत्तन नगर, लोथल एक शहर, मतलब एक हमारा शहर मान ले, केंद्र मान ले लोथल। लोथल बंदरगाह नहीं मानना कि बंदरगाह का नाम लोथल था। लोथल एक एरिया क्षेत्र है, वहां पर है, तो नापतोल की भी वहीं पे खोज होती है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसानों से। देखो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यहाँ पर यही था। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जैसे वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, इसमें आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये होंगे। वहाँ पर केवल विद्वान,
योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग थे, विशेष तौर पर याद रखना। फिर आप लोग अब यहाँ से अंदाजा लगाने लगेंगे धार्मिक शास्त्र में कि ये 4 वर्ण कैसे आए और फिर उसके बाद ये जन्म आधारित कैसे होगा, ये आप लोगों को आराम फिर बाद में पता चलेगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, ये आप लोग याद रखेंगे कौन सी युक्ति सही है। तो इसमें है उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, तो ये सही है। अब हम लोग हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी ये उचित समतावादी, वो सभी समाज के लोगों को एक समान मानते थे और दास श्रम का आधारित, ये हमारी वादी में होगी सारी, तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। एक नेक्स्ट आया, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो ये हमारा था त्रिभुजाकार। ठीक है, ये त्रिभुजाकार विशेष, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये त्रिभुज की आकार की है। ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है और फिर नीचे हमारे यहाँ महाराष्ट्र तक भी टच होती है, राजस्थान गुजरात होती हुए। तो यहाँ से आपको विशेष तौर पर, और यदि आपसे पूछा, ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से राज्य संबंधित, तो आप लोग ये ध्यान से सुन लेना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हमारा जम्मू कश्मीर, सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, ये सारे नगर इसी से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा है, तो ये चारों स्थल धोखे से यदि पूछा जाए तो ये बिल्कुल एक दूसरे के सही है। तो हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल है वो भोगवा नदी, मतलब प्राचीन, मतलब अभी वर्तमान में भोगवा के इसको सरस्वती नदी बोलते थे, कालीबंगा है वो घग्गर नदी। ठीक है, हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये साक्ष्य आपको मिलेगा कालीबंगा में। ठीक है, जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें मतलब पकी हुई ईंटें, ये लाल रंग की ईंटें मिलेंगी आपको। बलि प्रथा, हवन कुंड, यहाँ से हवन आपको जो साक्ष्य मिले हैं कि हवन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और बलि दी जाती थी, एक कालीबंगा से है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, एक आपने अभी पहले शब्द देख लिया है कि वहां आपने देखा है, वो देखा है पत्तन नगर बंदरगाह। अब यहाँ आपको स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो, जो अभी आप लोगों को वर्तमान में स्विमिंग पूल देखा हुआ, ये यहीं से स्नानागार पर आधारित है, वही देख कर ये सब खोजे और आगे बढ़े हैं लोग। मोहनजोदड़ो में है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। ये इसमें आद्य शिव, ठीक है, उनकी मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो आपको पता होगा सबको, मृतकों का टीला। आप एक थोड़ा कमेंट में जो भी साथी पढ़ रहे हो, यदि मैं प्रश्न और आंसर थोड़ा टाइपिंग में टाइम लगता है और जिससे थोड़ा बहुत समय बर्बाद होता है, हम लोग यदि ऐसे लिखते हैं मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मृतकों का टीला वो आंसर, तो ऐसे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा हो तो फिर मैं ऐसे बनाते हुए, और इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो भी हमारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि ऐसे भी हम लोग यदि अच्छा महसूस कर रहे हैं, बेटर फील। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ये आपको सबको पता हो जाना चाहिए। अब शहरीकरण, नगर नियोजन, यही है अब सारा। इसमें भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है, ये हड़प्पा है, भारत की बात है। ठीक है, फिर आप लोग इसमें फंस जाए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम छाप हड़प्पा संस्कृति से, एक कांस्ययुगीन संस्कृति जरूर मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर चांदी थोड़ा आदान प्रदान के लिए, व्यापार के लिए की जाती थी और साथ ही ईरान से और अफगानिस्तान से आयात भी होती थी। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा में एक बृहद स्नानागार है, तो वहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली बेहतर है। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग है, लाल में बता चुका हूँ। किस स्थल पर
घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये आंसर है मोहनजोदड़ो। ये जो आप पहले पानी के लिए कुएं घर के अंदर गांव में देखे होंगे, यदि आप लोगों का गांव से संबंध हो, वहाँ घर के अंदर छोटे से या बड़ा तो कुआं खेतों में ही होता है, लेकिन छोटे छोटे कुएं अंदर रहते हैं, वहाँ से पानी की पूर्ति होती है। तो ये बहुत पहले हमारे यहाँ पे लगभग आप लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम 2000 वर्ष तो ये हो गए, और 2000 से 1500 वर्ष तो 2000 वो कम से कम 4500 वर्ष पूर्व ऐसी ये सब सिस्टम चलते थे हमारे यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विकसित लोग थे हमारे वहाँ के, लेकिन कैसे वो संस्कृति कहाँ विलुप्त हो गई है, फिर उसके बाद कैसा समय आया, वो एक खोज का विषय है और इतिहासकार हमारे लगे रहते हैं, हमको इसमें नहीं पढ़ना है। अब हम लोग कल अब इतिहास की एक और हमारी क्लास बची है जो प्राचीन की, तो ये हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को अब कोई शंका नहीं बचेगा कि प्राचीन से कहीं से भी कोई प्रश्न यदि आ जाता है तो आप लोग आपसे बन जाएगा। अब फिर हमारा मध्यकालीन की मैं सिर्फ एक क्लास लूँगा और एक क्लास हमारा प्राचीन वो आधुनिक काल की लूँगा, तो हमारी 3, 2, 5 में इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके पहले अब हम लोग अन्य विषय की भी ऐसे MCQ लेके आने लगेंगे। तो निरंतर सारी क्लास जो फॉलो करेगा वो थोड़ा अपने आप में बेटर फील करने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।